Welcome in this session. In last lecture, we discussed about the data type, data structure, and algorithm complexity. Today, we discuss about recursion. What is recursion? How it helpful in data structure, and how can we make effective program through the recursion. अभी हम इस लेक्चर में जो है रिकर्सन के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से रिकर्सन में एक इफेक्टिव प्रोग्राम बनाने में हेल्पफुल है और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इटरेशंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि रिकर्सिव जो है स्टेटमेंट्स हैं उस वो किस तरीके से वर्क करते हैं। A function is recursive if a statement in the body of a function call itself। जो रिकर्सन है, रिकर्सन हमारा एक फंक्शन ही है और रिकर्सन जो फंक्शन है वो क्या होता है, जनरली एक फंक्शन को मेन जो प्रोग्राम है वहां से कॉल करते हैं। लेकिन इस जो रिकर्सिव फंक्शन है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये अपने आप को ही कॉल करता है। रिकर्सिव जो फंक्शंस हैं इसकी ये नेचर है कि ये ऐसी जगह पे यूज होगा जहां हमारी जो है सब प्रॉब्लम्स हो, प्रॉब्लम के बिल्कुल ही इमेज हो। यानी कहने का मतलब है हमारी पूरी एक प्रॉब्लम्स है और उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और उनको हमने कहा कि ये सब प्रॉब्लम्स हैं और सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी ऐसे ही होगा जैसे हमारी मेन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो वहां पे हमें रिकर्सन एक इफेक्टिव टूल प्रोवाइड कराता है, यानी रिकर्सन के थ्रू हम अपना कंपटीशन बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो मेन अगर हम बात करें रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है तो हम कह सकते हैं एक सिंपल फंक्शन है जो अपने को कॉल कर रहा है। ए फंक्शन इज रिकर्सिव स्टेटमेंट इन अ बॉडी ऑफ फंक्शन कॉल इटसेल्फ। अगर एक फंक्शन अपने को कॉल कर रहा है देन इट इज कॉल्ड रिकर्सिव। रिकर्शन इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग समथिंग इन टर्म ऑफ इटसेल्फ। ये हम यहाँ पे एक दूसरी जो डेफिनेशन है रिकर्सन की वो दे रहे हैं। ये रिकर्सन इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग समथिंग इन टर्म ऑफ इटसेल्फ। मतलब इसका ये है कि रिकर्सिव फंक्शन अपने को ही डिफाइन करता है। रिकर्सन इज अ टेक्निक दैट डिफाइन ए फंक्शन इन, ये रिपीट हो गया, ठीक है, सेम वही चीज है जो हमने यहाँ लिखी हुई है। देयर मस्ट बी एन एक्सक्लूसिव स्टॉपिंग स्टेटमेंट इन अ रिकर्सिव फंक्शन अदरवाइज द फंक्शन विल नॉट टर्मिनेट, इट एंटर इनटू इनफाइनाइट लूप। जो हमारा रिकर्सिव फंक्शंस है जैसा कि दूसरी इटरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, चाहे आपका फॉर लूप हो चाहे व्हाइल लूप हो, उनमें एक स्टॉपिंग कंडीशन होती है। ऐसे ही हमारे रिकर्सन में भी एक बेस कंडीशन से स्टार्ट होगा और एक स्टॉप कंडीशन होगी जहां पे हमारा रिकर्सन रुकेगा। अगर इस जो हमारी कंडीशन है जहां पे स्टॉप करना है ये हमने सही से स्पेसिफाई नहीं की है तो हमारा रिकर्सिव फंक्शन जो है एक इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा और हमारा एक ऐसा प्रोग्राम बन जाएगा जो जो कभी खत्म ही नहीं होगा। अगर मैं हेलो सर। हाँ हाँ हेलो। सर आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है? हाँ शेयर दिखाई नहीं दे रही बेटा तुम्हें? नहीं सर। ठीक है मैं दोबारा कर देता हूँ। अब दिखाई दे रही है? हो रही है सर, हो रही है। हेलो, दिख रही है, दिख रही है सर। दिखाई दे रही है बेटा स्क्रीन? यस सर। यस सर, ठीक ये है ठीक है विजिबल है। ओके। तो इसको दोबारा से रिपीट करना है क्या? हेलो, चलो मैं दोबारा से बता देता हूँ रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। ये एक ऐसा फंक्शन है जो अपने आप को ही कॉल करता है। अगर हम रिकर्सन की बात करें तो रिकर्सन एक ऐसी टेक्निक है जो फंक्शन अपने आप को ही डिफाइन करता है। कहने का मतलब एक तो हमारा हो गया कॉलिंग, कॉलिंग अपने आप को कॉलिंग कर रहा है फंक्शन, उसको रिकर्सिव बोल रहे हैं। तो लेकिन टेक्निकली डेफिनेशन जो है वो ये है, ए फंक्शन विच डिफाइन इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सन। और दूसरा क्या है, ए फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शंस। यहाँ पे क्या होगा, एक हमारे पास एक्सक्लूसिवली स्टॉपिंग इस कंडीशन दी गई होगी और इस कंडीशन को अगर हमने प्रॉपरली असाइन नहीं किया है तो हमारा जो फंक्शंस है वो इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा और जिससे हमारा लूप कभी खत्म नहीं होगा। यानी कब तक चलता रहेगा वो, जब तक हमारा एक स्टैक बनता है मेन प्रोग्राम। जब हम रन करते हैं और किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, एक इन्वायरमेंट स्टैक क्रिएट कर देता है और उस इन्वायरमेंट स्टैक के अंदर
जो वेरिएबल है लोकल वेरिएबल वो असाइन कर देता है, और जो कॉलिंग एड्रेस है वो असाइन कर देता है। और यदि हम एक ऐसा रिकर्सिव फंक्शन बना देते हैं जो अपने को लगातार कॉल कर रहा है और कभी बंद नहीं हो रहा, तो वो हमारी जो स्टैक है वो फुल हो जाएगी। जैसे ही वो ओवरफ्लो होगी तब आपका जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट होगा। कहने का मतलब टर्मिनेट तो होगा, लेकिन वो प्रॉपर टर्मिनेट नहीं होगा और वो सिस्टम को हैंग कर सकता है। तो हमें जो ये स्टॉपिंग कंडीशन है रिकर्सन में, ये प्रॉपरली देनी पड़ेगी। दूसरा जो है, हर एक रिकर्सन में हमें क्या करना है कि इस तरह का कोडिंग करना है ताकि हम उस जो टर्मिनेटिंग कंडीशंस है उसके हर इटरेशन के बाद उसके नजदीक पहुंच जाएं। अब यहाँ पे हमारे पास आता है किस तरह की प्रॉब्लम है जिनको हम रिकर्सन के थ्रू सोल्व करें। हाउ ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज सोल्व यूजिंग रिकर्सन। एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब ये जो पार्ट्स हैं इनको बोलते हैं हम सब प्रॉब्लम्स। दीज सब प्रॉब्लम्स आर इमेज ऑफ आवर होल प्रॉब्लम्स। जो हमारे ये सब पार्ट्स हैं ये उसी तरह के हैं जैसी हमारी पूरी प्रॉब्लम थी। तो वहां पे हमें रिकर्सन काफी इफेक्टिव रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा। The idea is to represent a problem in term of one or more small problem। यानी हमारी पूरी प्रॉब्लम को अगर हम छोटे छोटे पार्ट में डिफाइन कर सकते हैं तो वहां पे रिकर्सन एप्लीकेबल है। एड वन और मोर बेस कंडीशंस दैट स्टॉप द रिकर्सन। अब हम क्या करते हैं, हर एक प्रॉब्लम को अलग से सोल्व करते हैं, अलग से उनकी बेस कंडीशंस स्पेसिफाई की जाती हैं। जैसे अभी हम छोटा सा एक एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल वी कंप्यूट फैक्टोरियल n। किसी नंबर का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं। इफ वी नो फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन, द बेस केस ऑफ फैक्टोरियल वुड बी n इज इक्वल टू 0। हमारे पास यहाँ हमने क्या लिखा कि n नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है और उसकी जो बेस कंडीशन है वो है 0। अगर हमारा n घटते हुए 0 पे पहुंच जाए तो वहां पे 0 ना रिटर्न करके वो रिटर्न करेगा 1। यानी यहां से हमारा एटिरेशन अगर n 0 हो जाता है, n 0 के बराबर हो जाता है, तो वहां हमारा एटिरेशन रुकना है। ये बेस कंडीशन स्पेसिफाई कर रही है। कुछ हमारे इसमें जो है मेन रिकर्सन के समय हमें दो कंडीशंस हमें देखनी होती हैं, तो जो हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है। देयर आर सर्टेन आर्ग्यूमेंट कॉल्ड बेस वैल्यू। बेस वैल्यू एंड बेस कंडीशंस आर टू डिफरेंट थिंग्स फॉर विच फंक्शन डज नॉट रेफर टू इटसेल्फ। n is equal to 0 is a base value, n double equal to 0 is a base conditions। बेस वैल्यू है जहां पे वो रुकेगा और बेस कंडीशन है जिसके कारण रुकेगा। तो बेस वैल्यू क्या हुआ हमारा, वो वैल्यू जहां के बाद उसको आगे इटरेशंस नहीं करना है। ईच टाइम द फंक्शन डज रेफर टू इटसेल्फ द आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन मस्ट बी क्लोज टू ए बेस कंडीशन। जितनी बार भी एक फंक्शन कॉल करेगा अपने को, वो बेस कंडीशन के हर बार नजदीक जाता जाएगा ताकि जो हमारा इटरेशंस है वो कहीं ना कहीं रुक जाए। ये हमारे पास दो मेन क्राइटेरियाज हैं इसके रिकर्सन के। इसके बाद जो है हमने एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है यहाँ पे, इसको भी हम इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ आपको कि ये काम कैसे कर रहा है, इसके बाद हम इसको प्रोग्राम करने वाले हैं। सबसे पहले एक हमारा फंक्शन बना लिया हमने फैक्टोरियल। यहाँ पे वैल्यू यूजर से इनपुट करा ली। जैसे ही यहाँ पे हम वैल्यू इनपुट कराते हैं, वैल्यू हमने इनपुट करा लिया इसमें नंबर में। अब इस वैल्यू को हम पास कर देते हैं फैक्टोरियल में। फैक्टोरियल में हमने पास कर दिया। अब ये जो हमारा रिटर्न करता है वैल्यू, ये ऐसा हमारा फंक्शन है जो वैल्यू रिटर्न करेगा। ये नंबर की जो भी हमने वैल्यू डलवाई थी वो n के अंदर आ गया। हमने अभी भी डिस्कस किया था कि हमारी बेस कंडीशन क्या है, n डबल इक्वल टू 0। जैसे n डबल इक्वल टू 0 पहुंचेगा तो हमारा रिटर्न होगा 1, और नहीं तो क्या होगा हमारे पास n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। यानी शुरू में अगर n में हमारा 5 है तो 5 की इंटू होगी 4 से, फिर यहीं से ये वापस चले जाएगा, ये यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कब आना है इसको, जब ये बेस कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा, यहाँ से आएगा ये
इधर, कभी भी ये यहाँ नहीं जा रहा है अभी। उसका रीजन क्या है कि जब तक ये वाला स्टेटमेंट पूरा नहीं होगा हम इसी स्टेटमेंट में जा नहीं सकते हैं, और रिकर्सिव कॉल इसी स्टेटमेंट में, तो ये फिर से यहाँ पहुंचा। अब यहाँ एन घट गया हमारा, एन कितना था पहले 5 था, 4 हो गया, तो 5 इंटू 4, अब इस इंटू दोबारा से, अब यहाँ पे घट के हमारी वैल्यू हो जाएगी 3, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से चलता रहेगा। और लास्ट में जैसी ये लाइन खत्म होती है तो इसका रिजल्ट यहाँ आ जाएगा हमारा, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तब ये यहाँ से रिटर्न होता है और रिटर्न होके यहाँ पहुंचेगा। यानी हमारे पास क्या होगा, शुरू में हमारे पास फैक्टोरियल है, हमारे पास सपोज 5, हमारे पास नंबर है, नंबर इज इक्वल टू 5, जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हमारे पास शुरू में कितनी वैल्यू रहेगी 5, देन n-1 फैक्ट, यहाँ पे आ गया आपका n-1, और 5 इंटू n-1 हो गया आपका 4, और फिर से यहाँ पे यही स्टेटमेंट चलेगा, फैक्ट, और ये हो गया। अब हमारे पास n है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे रह गया आपका 3। अब इसके बाद ये जो n है, ये जो 3 है, ये n की तरह काम करेगा। अब हमारा यहाँ पे हो गया 5 इंटू 4, और n हो गया हमारा 3, और इसके अंदर हो गया फैक्ट -1, तो फैक्ट यहाँ हो गया आपका 3 - 1, यानी ये हम यहाँ लिख देते हैं 2 सीधे डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है n हो गया हमारा, यहाँ जो हमने पास किया इस इटरेशन के लिए 2, तो ये वैल्यू होगी 5 इंटू 4 इंटू 3, और यहाँ पे फिर आपका आ गया n2, और इसके अंदर क्या हो गया हमारा फैक्ट, यहां से आपका हो गया 1, यहां हो गया हमारे पास n इजिकल टू 1, यहाँ पे n इजिकल टू 1 है। तो अब दोबारा से वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, देन फैक्ट 0, और n इजिकल टू अब क्या हो गया हमारा, n इक्वल टू 0, और ये हमारी क्या है बेस कंडीशन। अब बेस कंडीशन पे पहुंच गए हम n इजिकल टू 0। अब हमें क्या करना है, इससे क्या रिटर्न होता है, इस कंडीशन से रिटर्न 1, तो अब क्या होगा यहाँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड देन 1, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, और ये कहाँ पहुंच जाएगी रिजल्ट के अंदर। इसके बाद ये वाली लाइन पूरी होगी हमारी, ये हमारा कंप्यूट होके आ गया 120, तो रिटर्न ये हो गया रिजल्ट, और रिजल्ट में कितना है हमारा रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है ये है रिजल्ट है आपका इनका मल्टीप्लिकेशन, यानी 120, ऐसे यहां से ये सीधे 120 हमारा कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 120, ये जो लास्ट में है यहाँ हमारा रिजल्ट, इससे 120 ये यहाँ पहुंच जाएगा इसके अंदर फैक्ट के अंदर ये, और इसको हम यहाँ से प्रिंट करा देते हैं। इस तरह से ये फैक्टोरियल वर्क करता है।
अब जो है नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिकर्सन में, वो है कि ये किस तरीके से डिफर है एटिरेशन से। एटिरेशन हम पढ़ चुके हैं, पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था, अब भी हमने थोड़ा डिस्कस किया है फॉर वाइल कि ये इससे कैसे डिफर है हमारा रिकर्सन। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे एटिरेशन एक्सप्लिसिटली यूज है रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स। एटिरेशंस का मतलब क्या है कि ये बने ही ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं कि जो आप अपने को रिटर्न करें। यहाँ रिकर्सन क्या है, रिकर्सन इज अ फंक्शन, मॉडिफाइड फंक्शंस विच रिपीट थ्रू रिपीटिव फंक्शंस कॉल। जो एटिरेशन तो प्रोवाइड करेगा, लेकिन फंक्शन की कॉलिंग को रिपीट करने से हमने इसको इस तरह से बनाया ताकि ये रिपीट कर सके वैल्यूज को। यानी नेचुरली जो है ऐसा फंक्शन नहीं था ये कि अपने आप को रिपीट करे, लेकिन हमने कुछ कंडीशंस ऐसी लगा दी जिससे ये इस फंक्शन ने रिपीट करना शुरू कर दिया, तो ये बना हमारा रिकर्सिव फंक्शंस। नेक्स्ट होता है इटरेटिव टर्मिनेट व्हेन अ लूप कंटिन्यूएशन। और हमारा जो इटरेशंस है वो टर्मिनेट कब हो सकता है, जब कंटिन्यूएशंस में वो चल रहा है और चलते चलते भी हम उसको कंडीशंस आ गई वहां पे, जो कम जहां तक रिपीट होना था वहां तक की कंडीशन आ गई, यानी हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो टर्मिनेट हो जाएगा। या हम थ्रू लॉजिक भी उसको टर्मिनेट कर सकते हैं कि हमने वहां पे ब्रेक लगा दिया तो वो टर्मिनेट हो सकता है। बट रिकर्सन टर्मिनेट व्हेन बेस केस इज रिकॉग्नाइज। लेकिन रिकर्सन वही फंक्शन कहलाएगा जो बेस केस के थ्रू जो है टर्मिनेट हो। हम बीच में अगर टर्मिनेट कर रहे हैं तो वो रिकर्सिव फंक्शन नहीं रहेगा। Iteration keep modify the counter until the loop continue condition fails। तब तक वो modify करेगा counters को जब तक हमारे जो continuation condition है वो fail नहीं हो जाती है। continuation condition क्या है, suppose I is equal to 1 और I less than equal to 10, I plus plus, तो यहाँ I less than 10 that is continuous loop continuous conditions। जो हमारा जहाँ जो कंडीशंस है जिसके कारण से लूप चल रहा है उसको हम बोले कंटिन्यूअस कंडीशन। और आई प्लस प्लस क्या है, वो काउंटर है जो हमें कंट्रोल कर रहा है लूप को। यानी हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं काउंटर को, कब तक, जब तक हमारी कंटिन्यूअस वाली जो कंडीशंस है वो फेल ना हो जाए। रिकर्सन कीप प्रोड्यूसिंग सिंपल वर्जन ऑफ ओरिजिनल प्रॉब्लम until the base case is reached। और रिकर्सन में क्या होता है, ये जो हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस करता हुआ चलता है तब तक जब तक हम कहा ना पहुंच जाएं, बेस केस पर ना चले जाएं। Iteration normally occur within a loop, so extra memory assign is omitted। नेक्स्ट जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि इटरेशंस में हमारे पास कोई एक्स्ट्रा मेमोरी की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। विद इन द लूप हमें नॉर्मली इंक्रीमेंट होता चले जाता है वैल्यू और हमारा लूप स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन रिकर्सन में हमें क्या करना होता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट जो है, जैसे 5 की इंटू करी हमने 4 में, उसको स्टोर रखना है। फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 किया तब उसको स्टोर रखना है। तो जितना भी हमारा ज्यादा देर तक रिकर्सन चलेगा उतने इंटरमीडिएट वेरिएबल्स बनेंगे, उतना ज्यादा हमारे पास स्पेस लगेगा। तो रिकर्सन कॉज अनदर कॉपी ऑफ द फंक्शन एंड हेंस ए कंसिडरेबल मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड। तो हमारे पास क्या होगा, फंक्शन की कॉपी बनाता जाता है। मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, जब फंक्शन कॉल होती है तो एक स्टैक बनती है अंदर। एक स्टैक क्या है, एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो टेम्परेरी रिजल्ट को स्टोर रखती है। तो वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स बनने के लिए हमें क्या लगता है, मेमोरी में कुछ स्पेस उसके लिए रिजर्व करना पड़ता है। इसीलिए अगर हम रिकर्सिव कॉल करते हैं तो हमें कुछ ज्यादा स्पेस मेमोरी का यूज करना होगा। इट रिड्यूस प्रोसेसर ऑपरेटिंग टाइम। और जो प्रोसेसर की वर्किंग टाइम है वो रिड्यूस होती है इसमें इटरेशंस में, क्योंकि इसमें कहीं पे लॉजिक नहीं है, सिर्फ एग्जीक्यूशन है स्टेटमेंट का। जबकि हमारा रिकर्सन इंक्रीज करता है प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग टाइम, यानी हमारा जो है जो प्रोसेसिंग जो टाइम हो रहा है ऑपरेटिंग वो बढ़ जाता है। यानी हमारा जो है जो प्रोग्राम जो समय ले रहा था वो थोड़ा ज्यादा समय लेगा।
जबकि इटरेशंस में टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये जो है कुछ हमारे डिफरेंस है इटरेशन में और रिकर्शन में। जो क्वेश्चन बनता है अगर पेपर में आएगा तो एक तो यही आएगा, व्हाट इज रिकर्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, या दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो पेपर के लिए वो बनेगा डिफरेंस बिटवीन रिकर्शन एंड इटरेशंस, कि आपको रिकर्शन में और इटरेशन में डिफरेंस बताना है। तो हमने अब तक जो पढ़ा उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए बनते हैं, जैसे व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर्स, की डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है, एक्सप्लेन विद देयर टाइप्स जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, फिर उसके बाद आता है शॉर्ट नोन ओन एल्गोरिथम एंड एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट जो बनता है वो है रिकर्शन एंड डिफरेंस बिटवीन रिकर्शन। ये हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चन अब तक हमने जो पढ़ा उसमें बनते हैं जो पेपर में आ सकते हैं। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है, ठीक है। अभी जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं इस लेक्चर के वो तो यहीं पे है, मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन करा देता हूँ आपको। जो है इसमें हमारे पास जो है कि किस तरीके से हम इसका रिकर्शन का यूज करेंगे वो बताना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना है अभी आपको। अभी शेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये आ गया, ठीक है, ओके, अब हो जाएगा काम। ठीक है, मैं अभी एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से हम हमारा ये प्रोग्राम जो है रिकर्शन का एग्जीक्यूट होगा। राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट रिकर्शन। studio.h has include onio.h int fact integer n। प्रोटोटाइप बना दिया है यहाँ पे हमने। सबसे पहले प्रोटोटाइप बनाते हैं, इसके बाद मेन प्रोग्राम बनाएंगे। मेन प्रोग्राम में हमने कोई नंबर यूजर से डलवाना है, तो यहाँ ले रहे हैं आर, कोई नंबर हमारा, और एक हमें लेना है, ये तो रिजल्ट स्टोर करेगा, एक ले लिया हमने एनो, जिसमें हमारे यूजर से इनपुट डलवानी है। प्रिंट एंटर वैल्यू, एंटर वैल्यू फॉर कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल। रियल, ठीक है। अब जो है यहाँ पे स्कैन करा लेते हैं, स्कैन है %d, और यहाँ पे हमने लगाया एंड, और ये आपका एनो वेरिएबल।
ठीक है। अब यहाँ पे हमें कॉल करना है फंक्शन आर इजिकल टू फैक्ट, और यहाँ ब्रैकेट में पास कर दो एन। इसके बाद सेमीकोलन लगा देते हैं, इसको प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एफ फैक्टोरियल इज परसेंट डी कोमा आर। ठीक है। अब यहाँ पे बंद कर देते हैं इसको, गेट सी लगा के स्क्रीन पे। अभी इस फंक्शन की जो फैक्टोरियल फंक्शन है इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं, इन एन देन अभी जो है हमारे पास सबसे पहले हमने बना लिया है आर। वो ऊपर वाला आर और ये वाला आर अलग है, तो हम इसको एक्स बना लेते हैं ताकि देख, इफ एन इज इक्वल टू 0, ये बेस कंडीशन स्पेसिफाई कर दिया हमने यहाँ पे, तो रिटर्न होगा 1। एल एक्स एक्स इज इक्वल टू एन इंटू फैक्ट एन माइनस 1, और इसको कर देते हैं रिटर्न एक्स। अब इसको बंद कर देते हैं, रन करते हैं। अब ये पूछ रहा है, हमने कहा यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल निकालना, आ गया 1। ठीक है। तो ऐसे ही इसको आप लोगों को करना है। यहाँ हेडर फाइल इंक्लूड करा लिया। ठीक है। ये फैक्टोरियल बनाना है, इसलिए इसका यहाँ पे प्रोटोटाइप स्पेसिफाई कर दिया। रिटर्न टाइप है हमारा इंटीजर, इसलिए इंट लिखा, ये हमारा फंक्शन का नाम हो गया। ये आर्गुमेंट पास करा दिया इसमें। यूजर से हमने एक नंबर डलवाना है जिसका हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, ये यूजर से स्कैनएफ से डलवा लिया। ये फंक्शन कॉल हो गया, फैक्ट ब्रैकेट में नंबर। ये आर्ग्यूमेंट वही लेना है आपने जो यूजर से डलवाया, एनओ, यहाँ ध्यान रखना है। इसके बाद ये आर हमारा हो गया रिजल्ट, जो हमारा वहाँ पे रिजल्ट था वो ये आ रहा है यहाँ पे। इसको आर को प्रिंट कराएंगे। ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन क्रिएशन है। एन यहाँ से जो एनओ था, यहाँ जो एनओ है ये यहाँ पास हो जाता है और यहाँ बन जाता है एन। सेम ही थी आर्ग्यूमेंट्स है, उसकी वैल्यू कॉपी होगी, कॉल बाय वैल्यू। इस तरह की टेक्निक को बोलता है कॉल बाय वैल्यू। एक्स अगर हमारा एन में 0 आती है बेस कंडीशन, यानी इसके बाद हमारा लूप एटिरेट नहीं होगा, तो रिटर्न हो जाएगी, सॉरी लूप नहीं, रिकर्सिव कॉलिंग जो है इसके बाद रिकर्सिव कॉलिंग नहीं होगी, एन आ जाएगा। एल्स अगर हमारा एन 0 नहीं है तो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे 5 मान लिया था तो 5, और इसके अंदर 4। जैसे 4 होता है यहीं से वापस चले जाएगा, यहाँ से ये वापस यहाँ चले जाएगा, अब एन के अंदर 4 हो जाएगा। तो यहाँ एन का मतलब अब 4 आ गया। 5 वो पहले वाला था, 5 × 4, क्योंकि ये एन 5 है और अब वाला नया जो आया वो 4 है। इस तरह जो हमने एक वो बनाया ना स्ट्रक्चर, वो क्रिएट हो जाएगा लास्ट में जब हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तो एक्स इसमें पास कर दिया जाएगा। इस तरीके से एक पूरा प्रोसीजर रन होता है। ठीक है, वापिस आते हैं। ओके, वापिस आते हैं इसमें। ये आपका पूरा टॉपिक कवर हो गया आज का, जो हमें करना था भैया। इसमें जो कुछ प्रॉब्लम हो तो वो बताओ।